आप इधर से आइए, यहीं से आप आ आइए। जाइए। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। एंड जादूनामा हमने बहुत ही अच्छा ह्यूमर देखा मिस्टर जावेद के साथ गुलजार साहब। आपका क्या विश करना चाहेंगी आप आपके अंदाज में इस पूरे होल बुक जादूनामा को लेकर? मुझे ऐसा लगता है कि जादूनामा का ये जो लॉन्च हुआ है मुंबई में, जावेद साहब के ऊपर ये जो किताब लिखी गई है अरविंद मंडलोई ने, और उसको ट्रांसलेट किया है रक्षंदा जलील ने, उसका इससे बेहतर लॉन्च हो ही नहीं सकता था। हमें उम्मीद थी कि गुलजार साहब और जावेद साहब जब एक साथ एक मंच पे आएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, लेकिन इस तरह के स्पार्क्स फ्लाई करेंगे इसका अंदाज़ा नहीं था। और जैसे कि अभिजात जोशी ने कहा कि ये जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें वाकई ऐसा लगा जैसे कि विंबलडन के फाइनल्स हम देख रहे हैं, क्योंकि एक ने फेंका तो फिर उसने पकड़ा, एंड इट वाज जस्ट सच एन इनरिचिंग इवनिंग। आज इतने सारे लोगों ने बहुत बधाई दी है और बहुत मुबारकबाद दी, तो मुझे बहुत खुशी है, जाहिर है। मैडम जिस तरह का ह्यूमर हमें देखने को मिला, जावेद साहब का, गुलजार साहब का, आपका, प्लीज़ पॉजिटिव मोड में लीजिए। इस एज में लेके आकर लोग थोड़ा चिड़चिड़ हो जाते हैं, बट आप बताइए कि कैसे I इतना don't want अच्छा anything ह्यूमर about, हमें। please everybody ask me anything but the इवेंट। ओके मैडम। हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं। खूबसूरत शाम थी। गुलजार साहब, जावेद साहब, ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों साथ साथ आए। बहुत अच्छा मौका था जावेद साहब की किताब की लॉन्च का। आपने भी उस शाम की खूबसूरती को बढ़ा दिया, एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब हमको पता चला कि जादूनामा जो किताब अरविंद मंडलोई ने बनाई है, जिसको रक्षंदा जलील ने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया, तो जब मैंने किताब देखी थी तो मुझे लगा था कि बहुत अच्छी किताब है। लेकिन जब इसका लॉन्च होने जा रहा था, तो जब गुलजार साहब ने अग्री किया, पीटीआई जो कि आम तौर पे इतनी आसानी से मानते नहीं हैं, तो जाहिर है कि एक उम्मीद जागी थी कि ये शायद ख़ास शाम होगी। लेकिन इतनी ख़ास शाम होगी मुझे नहीं लगता कि जावेद साहब और गुलजार साहब को भी पता था, क्योंकि अभिजात जोशी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है कि ऐसा लग रहा था कि विंबलडन फाइनल्स में है, इसके पास जा रहा है, उसके पास जा रहा है बॉल। इट वाज जस्ट वंडरफुल। और मुझे लगता है कि किसी किताब का इस तरह लॉन्च होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हाँ, ऑडियंस ने बहुत इन्जॉय किया, सब कुछ किया, लेकिन आखिरी में हमको इस बात को जानना चाहिए कि लोगों में अभी भी किताब पढ़ने की क्षमता है और ख्वाहिश है। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह के और फंक्शंस हो सकें तो शायद वो बढ़ सके, और इससे मेरी उम्मीद जागती है, क्योंकि आज के माहौल में ऐसा लगता है कि सब अपने प्राइवेट स्क्रीन्स पे कॉन्स्टेंटली रहते हैं और किताबें पढ़ना बिल्कुल बंद कर दी हैं। तो अगर ऐसी शाम होती जिसके सब लोग बोल रहे हैं, तो उम्मीद तो जागेगी ही। थैंक यू। Ma'am, the budget is going to come soon. Anything that you would like to say? Because Gulzar Saab, appreciated Javed Saab for raising the issue of copyright. So, what would you like to say? What should be done for the entertainment industry in the coming budget? See, I would talk about copyright because what has been happened, the law that has been passed, has really changed the lives of many writers and lyricists to an extent that you cannot even imagine. But there are still some things that they still want, and I hope that the government will take notice about it. And then, because what they've done to improve the lot of writers can become even more important, and I hope that will come in the budget. Thank you. इसी के साथ मैम, इंटरनेट के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में जब फ़ोन काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है, आप पर्सनली बुक को कितना एंजॉय करते हो, बुक को कितना रीड करते हो? मैं क्योंकि एक ऐसे ख़ानदान से आई हूँ जहाँ मेरे अब्बा कैफ़ी आज़मी राइटर हैं, जहाँ मेरे शौहर जावेद अख्तर, जहाँ मेरे फादर इन लॉ जानिसार अख्तर, सब के सब अब सराउंडेड बाय राइटर्स, तो जाहिर है जो लफ्ज़ है उसके बहुत ज़्यादा मायने मेरे पास रहते हैं। और मुझे आजकल इस बात का बहुत दुख होता है कि जिस तरह से भाषा बिल्कुल बदल चुकी है और जिस तरह से ज़बान बदल चुकी है और उसके साथ साथ स्पेलिंग्स भी बदल चुकी है। बिकॉज ऐसा लगता है कि किसी पास इतना भी वक्त नहीं है कि आप पूरा लफ्ज़ सुने, उसको भी आप ब्रेकअप करके और उसका शॉर्ट फॉर्म करते हैं। मतलब जैसे कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरा नेव्यू कह रहा था के, मैंने कहा के का मतलब 14 साल का है, कहता ओके। तो मैंने कहा तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं कि तुम ओके लिख सकते हो, तो कहता इट्स नॉट कूल। ये जो आइडिया है कि इट्स नॉट कूल, ये सिर्फ एक सेक्शन को है। लेकिन फिर आप मुझे ये बताइए कि जब रेख्ता का इस तरह फेस्टिवल होता है तो
3 लाख लोग उसमें कैसे इकट्ठे होते हैं, और सब के सब ज़्यादातर 60% जो हैं वो नौजवान लोग हैं। तो कहीं ये डिस्कनेक्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी समाज जो अल्फाज से और जो किताब से पराए हट जाता है वो एक कमज़ोर समाज होता है। तो आई डू होप दैट पीपल स्टार्ट रीडिंग ऑल ओवर अगेन। थैंक यू। Thank you guys. आदाब। कुछ हिस्से हम पढ़ रहे हैं, जावेद साहब ने अपने बारे में एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था उससे, और कुछ हिस्से हम लेंगे फिल्म किताब में जो अलग अलग मौजू पे काम हुआ है। जैसा कि ये बताया गया है कि ये एक कोलाज है, और इसमें जावेद साहब के एनेक्डोट्स, उनके कुछ इंटरव्यूज़, लोगों के इंटरव्यूज़ उनके बारे में, और उन्होंने जो स्पीचेस दिए हैं उनके भी कुछ हिस्से हैं। तो इजाज़त। शहर लखनऊ, किरदार मेरे नाना नानी, दूसरे घर वाले और मैं। मेरी उम्र 8 बरस है। बाप बम्बई में है, माँ कब्र में। दिन भर घर के आंगन में अपने छोटे भाई के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। शाम को ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक डरावने से मास्टर साहब आते हैं। उन्हें 15 रुपये महीने दिया जाता है। ये बात बहुत अच्छी तरह याद है, इसलिए कि रोज़ बताई जाती है। सुबह खर्च करने के लिए एक अधन्ना और शाम को एक इकन्नी दी जाती है, इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं है। सुबह रामजी लाल बनिए की दुकान से रंगीन गोलियां खरीदता हूँ, और शाम को सामने फुटपाथ पर खोमचा लगाने वाले भगवती की चाट पर इकन्नी लुटाता हूँ। ऐश ही ऐश है। स्कूल खुल गए हैं। मेरा दाखिला लखनऊ के मशहूर स्कूल कॉल्विन ताल्लुकेदार कॉलेज में 6ठी क्लास में करा दिया जाता है। पहले यहाँ सिर्फ ताल्लुकेदार के बेटे पढ़ सकते थे, अब मेरे जैसे कमज़ातों को भी दाखिला मिल जाता है। अभी बहुत महंगा स्कूल है। मेरी फ़ीस 17 रुपये महीने है। ये बात बहुत अच्छी तरह याद है, इसलिए कि रोज़ जाने दीजिए। मेरी क्लास में कई बच्चे घड़ी बांधते हैं। वो सब बहुत अमीर घरों के हैं। उनके पास कितने अच्छे अच्छे स्वेटर हैं। एक के पास तो फाउंटेन पेन भी है। ये बच्चे इंटरवल में स्कूल की कैंटीन से 8 आने का चॉकलेट ख़रीदते हैं। अब भगवती की चाट अच्छी नहीं लगती। कल क्लास में राकेश कह रहा था उसके डैडी ने कहा है कि वो उसे पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजेंगे। कल मेरे नाना कह रहे थे, अरे कमबख्त, मैट्रिक पास कर ले तो किसी डाकखाने में मोहर लगाने की नौकरी तो मिल जाएगी। उस उम्र में जब बच्चे इंजन ड्राइवर बनने का ख्वाब देखते हैं, मैंने फ़ैसला कर लिया है कि बड़ा होकर अमीर बनूंगा। Bombay Central, the city of Bombay. Characters, film industry, friends, foes, and I. I get off at Bombay Central Station on 4th October 1964. A verdict about my life is to be delivered in this courtroom. I have to leave my father's house 6 days after arriving in Bombay. I have 27 paise in my pocket. I am happy that if one day I were to have 28 paise in my pocket, I would be in profit, and the world in loss. It's been 2 years since I have been in Bombay, but I have no roof over my head and no assurance of food, although I have written the dialogues for a small film at a salary of ₹100 a month. Sometimes I get work as an assistant somewhere. I get some small odd job somewhere, sometimes not even that. I have come to a producer's office in Dadar to ask for the money that is owed to me. He had asked me to write some comedy scenes for his film. The scenes will go under the name of the famous writer
who is writing the film. The office is closed. I have to go back to Bandra, which is quite far. I have just about enough money to either buy a bus ticket or eat something. But then I will have to go back on foot. I buy some chana and fill my pocket. Then I set off on my journey on foot. As I pass by the gate of Kohinoor Mills, I think, perhaps everything will change, but this gate will remain. One day, I shall go past this very gate in my car. I have found work writing the dialogues of a film. I write some scenes and go to the director's house. He is sitting and eating pineapple for breakfast. He takes the scenes from me and reads them. Then he throws all the papers in my face. He throws me out of the film and says I can never ever become a writer. As I walk in the blistering sunlight, I wipe a tear from the corner of my eye and tell myself that one day I will show this director that then I don't know why, but the thought enters my mind, does this director eat pineapple every day for breakfast? मैं अब साल भर से कमाल स्टूडियो में रहता हूँ। कंपाउंड में कहीं भी सो जाता हूँ, कभी किसी बरामदे में, कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी बेंच पर। आजकल एक कमरे में सोने का मौका मिल गया है। स्टूडियो के इस कमरे में चारों तरफ दीवारों से लगी बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं, जिनमें फिल्म पाकीज़ा के दर्जनों कॉस्ट्यूम्स रखे हैं। मीना कुमारी कमाल साहब से अलग हो गई हैं, इसलिए इन दिनों पाकीज़ा की शूटिंग बंद है। एक दिन मैं अलमारी का खाना खोलता हूँ, इसमें फिल्म में इस्तेमाल होने वाली पुरानी तरह की जूते, चप्पल और सैंडल भरे हैं, और उन्हीं में से मीना कुमारी के 3 फिल्मफेयर अवार्ड भी पड़े हैं। मैं उन्हें झाड़ पोंछ कर अलग रख देता हूँ। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी फिल्म अवार्ड को छुआ है। रोज़ रात को कमरा अंदर से बंद करता और वो ट्रॉफ़ी अपने हाथ में लेकर आईने के सामने खड़ा होता हूँ और सोचता हूँ कि जब ये ट्रॉफ़ी मुझे मिलेगी तो तालियों से गूंजता हुआ ये हॉल में बैठे हुए लोग किस तरह मेरी तरफ देखकर कितना मुस्कुराएंगे और कैसे हाथ हिलाएंगे। इसके पहले कि इस बारे में कोई फैसला कर सकूं, स्टूडियो के बोर्ड पर नोटिस लगा है कि जो लोग स्टूडियो में काम नहीं करते वो कंपाउंड में भी रह नहीं सकते। Even in my college days in Bhopal, I had no particular place to live. My friend Mushtaq Singh asked me to come and share his room. The story goes like this. Mushtaq Singh has a job and he studies too. He is the head of the College Urdu Association. My Urdu is very good, but his is even better. I know countless sher by heart. He knows even more. I am away from my family. He has no family. See? He is better than me at everything. For the past year, he has been bearing the burden of keeping our friendship fed and dressed. That is, he feeds me and also gets my clothes stitched. He is a devout Sikh, but it is his responsibility to buy cigarettes for me. Now I have begun to drink too sometimes. The two of us are sitting and drinking one night. He is telling me about the partition and the riots of those days. He was very young then, but he remembers how 2 Muslim girls were pushed into a burning tar coal drum in Karol Bagh in Delhi, and how a Muslim boy was. I interrupt him by saying, "What do you want, Mushtaq Singh? For the past 1 hour you've been telling me about all these incidents. Are you trying to turn me into a supporter of the Muslim League?" The clap of cruelty was sounded by both hands. "Now tell me an incident from the other side too." Mushtaq Singh laughs and says, "All right, I will tell you. But shall I tell you what befell the world or what I experienced at first hand?" I reply, "Tell me about what happened to you." And he replies, "I had 11 people in my family. 10 of them were murdered in front of my eyes. I have been living in Mushtaq Singh's room for a year. I still don't understand one thing. Mushtaq Singh, why did those people leave you? Good people like you, no matter which caste or religion they might be born in, are always hung from the gallows. How did you escape?" He is in Glasgow these days. When the two of us were parting, I had taken his kada to wear. I still have it on my wrist. Whenever I think of him, I feel he is in front of me and he is saying, "बहुत नाकामियों पर आप अपनी नाज करते हैं,
अभी देखी कहाँ है आपने नाकामियाँ मेरी। अब इसके बाद मैं किताब का एक हिस्सा पढ़ूंगी जो जावेद साहब ने कहीं एक स्पीच दी थी, तकरीर की थी, और उसमें से ये निकला हुआ है। बच्चों पर धर्म नहीं थोपना चाहिए और ना ही नासिकता, इसका उन्वान है। फिर कुछ उसके हिस्से काट के यहाँ से मैं दे रही हूँ। हम अपने बच्चों को धर्म नहीं, अपनी संस्कृति सिखाना चाहिए, लेकिन वो भी बदलती हुई होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बच्चे डोरी में एक छोटा सा कंकर बांधते हैं और वो कंकर बांध के अपने सिर के ऊपर से घुमाते हैं, धीरे धीरे डोरी छोड़ते जाते हैं और वो सर्कल जो है वो बड़े से बड़ा होता चला जाता है। इसमें ये पत्थर जो है ये रिवोल्ट है, वो दूर जाना चाहता है। ये डोरी जो है ये ट्रेडिशन है, वो उसे रोकती है। अगर आप डोरी तोड़ देंगे तो पत्थर भी गिर जाएगा, और अगर आप पत्थर निकाल दें तो डोरी इतनी दूर तक जा ही नहीं सकती। ये दोनों चीज़ें चाहिए। हम अपनी ट्रेडिशन को तोड़ें नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसे ढकेलते रहें, उसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते रहें। जो चीज़ें कमज़ोर हैं, ख़राब हैं, जो पत्ते सूख गए हैं, वो डाली से गिरते रहें, और जो नए फूल पत्ते हैं उनको इजाज़त दीजिए कि वो उभरें, वो आहिस्ता आहिस्ता खिलते रहें। इस तरह दोनों चीज़ें चाहिए होंगी, एक से काम नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह एक पेड़ को जड़ें भी चाहिए और शाखें भी चाहिए। पेड़ सिर्फ जड़ नहीं होता है, पेड़ सिर्फ शाख नहीं हो सकता, और जितना ऊंचा पेड़ जाएगा, जितना वो फैलेगा, उतनी ही उसकी जड़ें गहरी होनी चाहिए, वरना वो गिर जाएगा। Poetry happens when language dreams. It is said that poetry is the language of dreams. Poetry is not just about meter and rhyme, nor is it only about rhythm and rhyme. If it did, then 71, 72, 73, 74, 75 and 76 would also be poetry. Poetry flows from thoughts. I sometimes feel that poetry is the dream of language. When a language dreams, poetry happens. When a language is awake, there is prose. Language is a very powerful thing. So are words. But in themselves, words are neither good nor bad. We should love words and know their power and strength, because whatever has happened in the world has happened because of words, or else it wouldn't have happened. So, respect words, love words, make friends with words, listen to them carefully, and speak them carefully. Thank you. Thank you very much. अच्छा, अजीब बात है कि शाम पोइट्री के बारे में है, शाम जावेद साहब के बारे में है, और शबाना जी आपके फूलों से, आपके बालों से फूल गायब है आज, जिन्होंने ट्रांसलेट किया है। और अरविंद मंडलोई जी प्लीज स्टेज पे आए। आपके लिए माइक, हाँ, टेक योर माइक प्लीज। वहाँ पे भी जब इसका लॉन्च हुआ था, मैंने किताब पढ़ी तो इट इज़ सच एन एग्जॉस्टिव कलेक्शन ऑफ हिज वर्क, हिज लाइफ, हिज पॉइंट्स ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव्स, हिज political views, his religious views, his views on society, his work, the lyricist part of it, everything, मतलब वो पूरी जीवनी है एक तरह से। आपका रिश्ता शायद उनसे बहुत पुराना है, ये दिल्ली में मैंने देखा था, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, और इस पूरी किताब को यहाँ तक आने में कितना वक्त लगा और क्या क्या मेहनत गई। अच्छा देखिए, रिश्ता तो हमारा भूख से है, लोगों को लगती थी, हमको दिखाई देती थी, ये अनुभव एक जैसा है हम दोनों का, भूख से, है ना। और फिर देखिए क्या होता है कि जब हालात एक तरह के हों तो जल्दी कनेक्टिविटी हो जाती है। जैसे एक पागल दूसरे पागल को पहचान जाता है, बताए या नहीं बताए, ठीक। तो वैसे ही जिन्होंने बुरा वक्त देखा हो वो जल्दी पहचान जाते हैं, भैया अपने वाला ही है। और आपको एक बात और बता दूं मैं कि अभी शबाना जी एडमिट थी तो अचानक उन्होंने भी हमारी क्लब की मेंबरशिप ले लिया,
उन्होंने कहा भाई मेरी समस्या रोटी की नहीं थी, एक बार दाल नहीं थी वहाँ कम्यून में, तो मैं किसी से 50 पैसे मांग लाई थी, तो अम्मी ने बहुत मारा था कि तुम ये क्यों करके आई। तो मुझे पता चला कि ये हमसे एक सीढ़ी पहले हैं, इनके पास रोटी थी, दाल की प्रॉब्लम थी, हमारे पास रोटी और दाल दोनों की प्रॉब्लम थी। तो असल बात ये है कि ये जो हालात हैं, ये जब आप किसी आईने में जैसे अपना अक्स देखते हैं, उसी तरह जब आप देखते हैं तो वो एक रिलेशनशिप पैदा होती है। और इसमें बहुत दिल से मैं आभारी हूँ शबाना जी का और जावेद साहब का कि उन्होंने देखने भर की इजाज़त नहीं दी मुझे। उन्होंने कहा तुम आईने के अंदर आ जाओ, तो मैं अंदर आ गया हूँ। तो ये जो भी कोशिश हुई है इसमें देखिए, लिखने पढ़ने का तो मेरा ताल्लुकात ऐसा रहा है ताल्लुक कि स्कूलों की बगल से निकला हूँ मैं, अंग्रेजी स्कूल के भी पास से निकला हूँ, समझ जाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। ऐसे ये था कि भाई फीस जब तक नहीं ली गई तब तक पढ़ते रहे, जब फीस मांगना शुरू हुई तो बैक टू पवेलियन, घर आ जाओ वापस। तो असल में ये है कि ये किताब जो लिखी गई है वो इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मैंने जब तरकश पढ़ी अपनी ज़िंदगी में पहली बार, तो मुझे लगा कि ये कहानी तो मेरी है, ठीक है। उसके कई बरस बाद जावेद साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात करते वक्त मैं आपको एक दिलचस्प बात बता दूं कि मैं बहुत सुख चैन वाला आदमी था। मेरे पास एक गाड़ी थी, एक ड्राइवर था और एक फिक्स इनकम थी, और मैं ये मान के चलता था कि दुनिया का सबसे सुखी आदमी मैं ही हूँ। तो सुबह से शाम तक मुझे सिर्फ शायरों के बारे में बात ही करना रहती थी। तो इन्होंने मेरे अंदर एक बेचैनी पैदा की और ये बताया कि भैया ये ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी अभी आपको कहीं लंबा सफ़र करना है। तो यहाँ से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे हमने एक दूसरे को जाना समझा, और इसको समझते समझते ही ये किताब एक शक्ल के रूप में शक्ल लेती चली गई। इसके पहले हमने ख्वाब के गांव में एक बुक की थी जिसमें जावेद साहब की कही हुई बातें थी, और उसकी भी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है कि 70वां जन्मदिन था, हम कोई तोहफा देना चाहते थे, तो वो हमने बुक तैयार की। अब हुआ ये कि भोपाल से जावेद साहब ने मुझे एक कार्ड दिया कि ये साहब हैं विकास रखेजा जी हैं, इनसे ज़रा आप मिल लीजिएगा, बार बार मुझे मिल जाते हैं कहीं फ़्लाइट में कभी कहाँ। तो मैं उनसे मिलने पहुंचा तो मालूम चला उनका भी एक कनेक्शन है जावेद साहब से। वो ये है कि वो उस बुक डिपो के मालिक हैं जहाँ से जावेद साहब ने इनकलाब खरीदी थी, ठीक। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं कुछ पब्लिश करना चाहता हूँ, तो हमने कहा अभी तो ये है, हमने कोशिश की थी। और वो किताब जिसमें सिर्फ उनकी कही हुई बातें थी, वो अमेज़न पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब डिक्लेयर हुई। बातें ऐसी होती तो अब ये हुआ कि फिर ये हुआ कि भाई अभी उससे एक प्रेरणा मिली, बिल्कुल। तो फिर 75 बर्थडे पे हम लोगों ने तय किया था कि किताब आए। वाह। बीच में कोविड आ गया, इसलिए कुछ समय ज़्यादा लगा, फिर ये धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो आज आप सब लोग हैं। बिल्कुल जी, शुक्रिया। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ज़िंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। और उसका भी एक लाइव एग्जांपल जावेद साहब हैं, क्योंकि हर वक्त या तो फ्लाइट में होते हैं या एयरपोर्ट पे होते हैं या यहाँ होते हैं या वहाँ होते हैं, और उनकी उम्र में ऐसा कर पाना नहीं, ऐसा सोच पाना ही बहुत बड़ी बात है। नहीं कर जी बेहतर। रक्षंदा जलील बहुत अच्छा लिखती हैं, ख़ुद भी किताबें इनकी कई आ चुकी हैं, और एक बार इनकी एक किताब थी यू डोंट लुक लाइक अ मुस्लिम, बट यू डोंट लुक लाइक अ मुस्लिम, उसके ट्रांसलेशन पे मैं बैठी थी, वो उर्दू का ट्रांसलेशन था। तो मैं हैरान रह गई आपकी इन डेप्थ नॉलेज, आपके पर्सपेक्टिव्स को लेके, और कितना आप रिसर्च करके लिख सकती हैं। एंड ट्रांसलेटर के तौर पे भी आपका पूरा वो जो एक बॉडी ऑफ वर्क है वो दिख रहा था मुझे। व्हाट वर योर चैलेंजेस, बिकॉज यू नो ईच लैंग्वेज हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ टेस्ट टू इट। अब जैसे गुलजार साहब ने लिखा मोरा गोरा रंग लई ले मुझे शाम रंग दई दे, इसको आप इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट कर सकते। या जावेद साहब का पंछी नदिया पवन के झोंके कोई सरहद कैसे इन्हें रोके, इसको ट्रांसलेट करते वक्त क्या प्रॉब्लम्स या क्या चैलेंजेस रहे? ट्रांसलेशन के तो अपने चैलेंजेस होते ही हैं, लॉसेस और गेन्स इनेविटेबल हैं, लेकिन जैसे शबाना जी ने कहा ये किताब एक कलाज है, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इसमें जावेद साहब की आवाज़ है, इसमें उनके दोस्तों की, ख़ानदान के लोगों की, जो उनके दोस्त थे भोपाल में इतने अरसा पहले, उनकी आवाज़ है। सो ट्रांसलेशन इज़ ऑल अबाउट कैरिंग द वॉइस थ्रू across the picket fence of language. But what do you do when there are multiple voices? There is no one single narrative here. There is not one single voice in the entire book. जावेद साहब भी जब वो बोलते हैं तो वो अलग अलग आवाज़ों में बोलते हैं। वो एक 8 साल का बच्चा है जो अभी शबाना ने पैसेज पढ़ा, मैं 8 साल का हूँ लखनऊ,
वो वाक़या जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, तो वो 8 साल का बच्चा जब बोल रहा है तो वो दूसरी आवाज़ में बोल रहा है। फिर जब वो एक एल्डर स्टेट्समैन हैं, जब वो राज्यसभा की अपनी फेयरवेल स्पीच दे रहे हैं, तो वो दूसरी तरह से बोल रहे हैं। वो चंचलता, वो मचलती भी जो उनकी शोखी है, जो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, उसकी भी झलक आती है। लेकिन जो उनकी संजीदगी है, जो वो बहुत फ़िलोसॉफ़िकल अंदाज में बात करते हैं, वो बातें भी इस किताब में हैं। तो कोई एक आवाज़ में एक सपाट तरीके से इस किताब का तर्जुमा कर देना मुमकिन नहीं था। आई कांट साउंड लाइक माई